दुनिया में जीवन और कर्म का फल इंसान को मिलता है, पर ये कन्या जो यहाँ है उसके कर्म इतने अच्छे होने बाद भी इसे इस जगह यहाँ आना पड़ा। प्रभु, ये है पारी लोक था, जहाँ कई अच्छी आत्मा यहाँ मारने के बाद आती है। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये थी परी लोक की राजकुमारी नयनतारा। विराज, जो कि पारी लोक के राजा है, नयनतारा की तरफ देखकर बोले, विराज, तुम्हारी मित्र अपने परिवार को याद कर आज फिर दुखी है। नयनतारा, पिताजी, हमें पता है और हमने आपसे इस बारे में कितनी बार बात की है कि आप उन्हें एक मौका देकर उनके परिवार के पास भेज दें, मगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं। विराज, हम जानते हैं आप उनकी खुशी चाहते हो, मगर आप नहीं जानते हो कि धरती पर जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। तुम्हें अंजा भी नहीं। नयनतारा, आपका कहने का क्या मतलब है पिताजी? विराज, चलो हमारे साथ। नयनतारा अपने पिताजी के पीछे दो चलती जा रही है। वो एक सुनहरे दरवाजे के पास आकर रुकते हैं। नयनतारा, पिताजी, आप हमें द्वार लोक के जादुई कक्षा के पास कभी नहीं आने देते, तो आज क्यों लाए हैं? विराज, तुम्हें सच दिखाने के लिए। द्वार कक्षा के जादुई झील में आर्या की पूरी कहानी नयनतारा के सामने आ जाती है। वो आंखों में आंसू लिए आपने पिताजी से कहती है, नयनतारा, उन्हें सजा देने के लिए उसे आपको भेजना होगा। विराज, ठीक है, मगर याद रखना उसे उसके साथ क्या हुआ ये पता ना चले। वो वहां धरती पर अपने सभी दुश्मनों का नाश करेगी और हम इसका मार्गदर्शन करेंगे। नयनतारा, पिताजी, हम आर्या को बताने जा रही हूँ। नहीं नयनतारा, आप अभी नहीं कुछ बता सकते, पहले हमें उनसे बात करनी है। यह कहकर विराज वहां से आर्या के पास चले जाते हैं। एक छोटी सी नदी के ऊपर बना ब्रिज पर लिपटे हुए बेल के पत्ते, नदी में कुछ फूल से साजी नाव पर बैठी एक लड़की, वो थी आर्या। विराज, आर्या, यहाँ आओ मेरे पास। आर्या, उम्र 20 साल, आंखों में अनकहे दर्द, छोटी से हाथ, पिंक लिप, छवि से गल, लंबे बाल, छोटी नाक। आर्या, प्रणाम पिताजी। जी कहिए, आपको हमसे क्या काम था? विराज जी, नयनतारा की तरह ही आर्या को परी लोक की राजकुमारी और अपनी पुत्री घोषित कर दिया था। नयनतारा की तरह ही सारे हक अधिकार मिले थे। विराज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, चलिए हमारे साथ। आर्या जी, पिताजी कहिए। विराज जी, हमें पता है आपको अपने परिवार की याद आती है ना, आप हमसे कुछ मत छुपाइए। हमने आपको अपनी पुत्री मना है, नम के लिए नहीं, मन से। आर्या, हमें पता नहीं क्यों अपनी फैमिली की याद आती है, मन में कुछ अजीब से सवाल और भावना उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। विराज जी, हम आपको धरती लोक पर भेज रहे हैं ताकि आप वहां पर अपनी लाइफ को जी सके, पर हमारा शरीर तो उस आग में भस्म हो गया था। विराज जी, हाँ, हम आपको वही रेबिर देंगे जहां आपसे खुशियों की शुरुआत हुई थी, और ध्यान रखना कि किसी पर आंधा विश्वास मत करना। आर्या का रेबिर, एक बिस्तर जिस पर एक लड़की लेटी हुई थी, धीरे से उसकी आंखें खुलती है। वो अपने चारों ओर देखती है तो उसे उसके चारों ओर कई कीमती मटेरियल से सजा हुआ कमरा काफी लग्जीरियस था। वो लड़की धीरे से बिस्तर से उठकर चारों तरफ देखती है तो उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है जिस पर 2 साल पहले की तारीख थी, 4/12/2023 में 2 साल पीछे कैसे आ गई। ये थी आर्या जिसका रेबिर्थ हो चुका था। अभी आर्या सिर्फ 18 साल की है। तभी सामने के मीरार में विराज जी का आंख दिखता है। उन्हें देखकर आर्या ने पूछा, हमें आपको भेजना था तो हमारी सगाई वाले समय में क्यों भेजा? विराज, आपको यही से आपने लाइफ का सही फैसला लेना होगा, वरना आपको आपने फैसले पर ना पछताना पड़े। और हमारी सारी चेतवानी याद रखना बेटा। आर्या जी, हमें आपकी सारी बातों को याद रखेंगे पिताजी। विराज जी का अक्स गायब हो जाने पर कमरे का दरवाज खुलता है। वहां से एक हैंडसम मस्कुलर बॉडी का लड़का आता है जिसकी उम्र 25 साल है। हल्की वियर्डरी, आंखों में गुस्सा, आपस में जुड़ी बोहे, एरोगेंट तकड़ू नेचर और आंखों में किसी के लिए नफरत। ये हम मृत्युंजय शेरगिल, शेरगिल अंपायर के सीईओ। ये सिर्फ अपने दादू का कहना मानता है और अपनी भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, मगर आने नेचर की वजह से उसे जाताना नहीं आता। मृत्युंजय, उठ गया और नाटक करना है। तुम्हारी ये हरकत किसी और पर असर करती होगी पर मुझ पे नहीं। जब भी तुम्हें कोई भी कुछ कहता है तो तुम ऐसे ही उन्हें इमोशन ब्लैकमेल करती हो। तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए तुम जो करती हो, एक दिन बहुत बुरा अंजन भुगतना पड़ेगा। आर्या की आंखों में मृत्युंजय की बातों से आंसू आ जाते हैं। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने ही बचपन में मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे ना। यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने तुम्हारा बचपना समझकर वो सब कहा, लेकिन तुमने मुझे पाने के लिए अपनी बहन को छोड़ पहुंचाई। तुम जानती हो ना, वो भी मुझसे प्यार करती है, मगर वो तुम्हारी तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करती है मुझे पाने की। कुछ ही दिनों में तुम्हारी विश जो पूरी होने वाली है। आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। कुछ ही दिनों में हमारी सगाई हो जाएगी और तुम्हारा मकसद पूरा, मेरी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। आर्या ने रोते हुए कहा, डेविल प्लीज ऐसा मत कहो ना, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, मैं जो कहूंगा वो करोगी, तुम मुझसे दुए हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। क्या माने जगी आर्या मृत्युंजय की बातों को, और क्या होगा आगे कहानी में जानने लिए पढ़िए नेक्स्ट पार्ट। रेबिर्थ टू जान। दुनिया में जीवन और कर्म का फल इंसान को मिलता है, पर ये कन्या जो यहाँ है उसके कर्म इतने अच्छे होने बाद भी इसे इस जगह यहाँ आना पड़ा। प्रभु, ये है पारी लोक था, जहाँ कई अच्छी आत्मा यहाँ मारने के बाद आती है। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये थी परी लोक की राजकुमारी नयनतारा। विराज जो कि पारी लोक के राजा है।
नैनतारा की तरफ देखकर बोले, विराज, तुम्हारी मित्र अपने परिवार को याद कर आज फिर दुखी है। नैनतारा, पिताजी, हमें पता है और हमने आपसे इस बारे में कितनी बार बात की है कि आप उन्हें एक मौका देकर उनके परिवार के पास भेज दें, मगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं। विराज, हम जानते हैं आप उनकी खुशी चाहते हो, मगर आप नहीं जानते हो कि धरती पर जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। तुम्हें अंजा भी नहीं। नैनतारा, आपका कहने का क्या मतलब है पिताजी? विराज, चलो हमारे साथ। नैनतारा अपने पिताजी के पीछे दो चलती जा रही है। वो एक सुनहरे दरवाजे के पास आकर रुकते हैं। नैनतारा, पिताजी, आप हमें द्वार लोक के जादुई कक्षा के पास कभी नहीं आने देते, तो आज क्यों लाए हैं? विराज, तुम्हें सच दिखाने के लिए। द्वार कक्षा के जादुई झील में आर्या की पूरी कहानी नैनतारा के सामने आ जाती है। वो आंखों में आंसू लिए आपने पिताजी से कहती है, नैनतारा, उन्हें सजा देने के लिए उसे आपको भेजना होगा। विराज, ठीक है, मगर याद रखना उसे उसके साथ क्या हुआ ये पता ना चले। वो वहां धरती पर अपने सभी दुश्मनों का नाश करेगी और हम इसका मार्गदर्शन करेंगे। नैनतारा, पिताजी, हम आर्या को बताने जा रही हूँ। नहीं नैनतारा, आप अभी नहीं कुछ बता सकते, पहले हमें उनसे बात करनी है। यह कहकर विराज वहां से आर्या के पास चले जाते हैं। एक छोटी सी नदी के ऊपर बना ब्रिज पर लिपटे हुए बेल के पत्ते, नदी में कुछ फूल से साजी नाव पर बैठी एक लड़की, वो थी आर्या। विराज, आर्या, यहाँ आओ मेरे पास। आर्या, उम्र 20 साल, आंखों में अनकहे दर्द, छोटी से हाथ, पिंक लिप, छवि से गल, लंबे बाल, छोटी नाक। आर्या, प्रणाम पिताजी। जी कहिए, आपको हमसे क्या काम था? विराज जी, नैनतारा की तरह ही आर्या को परीलोक की राजकुमारी और अपनी पुत्री घोषित कर दिया था। नैनतारा की तरह ही सारे हक अधिकार मिले थे। विराज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, चलिए हमारे साथ। आर्या जी, पिताजी कहिए। विराज जी, हमें पता है आपको अपने परिवार की याद आती है ना, आप हमसे कुछ मत छुपाइए। हमने आपको अपनी पुत्री मना है, नम के लिए नहीं, मन से। आर्या, हमें पता नहीं क्यों अपनी फैमिली की याद आती है, मन में कुछ अजीब से सवाल और भावना उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। विराज जी, हम आपको धरती लोक पर भेज रहे हैं ताकि आप वहां पर अपनी लाइफ को जी सके, पर हमारा शरीर तो उस आग में भस्म हो गया था। विराज जी, हाँ, हम आपको वही रेबिट देंगे जहां आपसे खुशियों की शुरुआत हुई थी, और ध्यान रखना कि किसी पर आंधा विश्वास मत करना। आर्या का रेबिट, एक बिस्तर जिस पर एक लड़की लेटी हुई थी, धीरे से उसकी आंखें खुलती है। वो अपने चारों ओर देखती है तो उसे उसके चारों ओर कई कीमती मटेरियल से सजा हुआ कमरा काफी लग्जीरियस था। वो लड़की धीरे से बिस्तर से उठकर चारों तरफ देखती है तो उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है जिस पर 2 साल पहले की तारीख थी, 4/12/2023 में 2 साल पीछे कैसे आ गई ये थी आर्या, जिसका रेबिर्थ हो चुका था। अभी आर्या सिर्फ 18 साल की है। तभी सामने के मीरार में विराज जी का आंख दिखता है। उन्हें देखकर आर्या ने पूछा, हमें आपको भेजना था तो हमारी सगाई वाले समय में क्यों भेजा? विराज, आपको यही से आपने लाइफ का सही फैसला लेना होगा, वरना आपको आपने फैसले पर ना पछताना पड़े। और हमारी सारी चेतवानी याद रखना बेटा। आर्या जी, हमें आपकी सारी बातों को याद रखेंगे पिताजी। विराज जी का अक्स गायब हो जाने पर कमरे का दरवाज खुलता है। वहां से एक हैंडसम मस्कुलर बॉडी का लड़का आता है जिसकी उम्र 25 साल है। हल्की वियर्डरी, आंखों में गुस्सा, आपस में जुड़ी बोहे, एरोगेंट तकड़ू नेचर और आंखों में किसी के लिए नफरत। ये हम मृत्युंजय शेरगिल, शेरगिल अंपायर के सीईओ। ये सिर्फ अपने दादू का कहना मानता है और अपनी भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, मगर आने नेचर की वजह से उसे जाताना नहीं आता। मृत्युंजय, उठ गया और नाटक करना है। तुम्हारी ये हरकत किसी और पर असर करती होगी पर मुझ पे नहीं। जब भी तुम्हें कोई भी कुछ कहता है तो तुम ऐसे ही उन्हें इमोशन ब्लैकमेल करती हो। तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए तुम जो करती हो, एक दिन बहुत बुरा अंजन भुगतना पड़ेगा। आर्या की आंखों में मृत्युंजय की बातों से आंसू आ जाते हैं। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने ही बचपन में मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे ना। यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने तुम्हारा बचपना समझकर वो सब कहा, लेकिन तुमने मुझे पाने के लिए अपनी बहन को छोड़ पहुंचाई। तुम जानती हो ना, वो भी मुझसे प्यार करती है, मगर वो तुम्हारी तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करती है मुझे पाने की। कुछ ही दिनों में तुम्हारी विश जो पूरी होने वाली है। आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। कुछ ही दिनों में हमारी सगाई हो जाएगी और तुम्हारा मकसद पूरा, मेरी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। आर्या ने रोते हुए कहा, डेविल प्लीज ऐसा मत कहो ना, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, मैं जो कहूंगा वो करोगी, तुम मुझसे दुए हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। क्या माने जगी आर्या मृत्युंजय की बातों को, और क्या होगा आगे कहानी में जानने लिए पढ़िए नेक्स्ट पार्ट। रेबिर्थ टू जान यू पर दिया गया लिंक कहानी का है, इसे आप पढ़ सकते हैं। यह मेरी एक नई कहानी का लिंक है जिसे अभी मैं लिख रही हूँ। पिछले भाग में कहानी के पहले आपने कहानी में पढ़ा कैसे मृत्युंजय आर्य से अलग होने की डिमांड करता है। उसे अपने प्यार का वास्ता देखकर तो रसा इस बात के लिए मां जाती है और यही सोचकर वह मृत्युंजय से दूर रहने का फैसला करते और साथ में अपनी मां को प्यार देने का जिसे उन्होंने अपने आप से दूर रखो। उन्हें तकलीफ दी जिस डेट की वजह से, मगर उसके डैडी से प्यार तो क्या उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। और दूसरी ज्योति त्रिशा उसको अपनी बेटी की बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। यह बात अब आगे कुछ होने लगी थी जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी मॉम को ही अपनी यह सब पहले प्रायोरिटी बनाएगी, बाकी सबको बाद में लेगी।
जिसमें उसके दादाजी ने भी मदद की और फिर आर्यन ने किसी को अनजान आदमी को कॉल करके पार्टी में आने को बोला और अपने साथ किसी आदमी को भी लाने को कहा और अपनी मॉम को भी पार्टी में चलने को कहा, जिससे उसकी मॉम ने माना कर दिया। यह कहा कि उसके दादा गुस्सा करने में आर्य थी, कहाँ उनकी बात करने वाली थी। उन्होंने अपनी माँ को भी माना और साथ में उन ड्रेस को भी पहनने को मनाया जो आरती और त्रिशा ने उसके और उसकी मॉम से छीन ली थी उसके डेट से, यह कहकर की एड्रेस उन्होंने पसंद की थी मगर यह ड्रेस रही है उसके मॉम को पसंद आ गई है, तो अमीर होने और आपकी पत्नी होने अब बेटी होने के ना आती है, ड्रेस उनको दे दी गई। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी, उनको लगा उनकी बीवी और बेटी उनके पैसों और वह दुबे का गलत उसे करे, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया और वह ड्रेस उनकी मॉम और उनसे आर्य से लेकर त्रिशा और आरती जी को दे दी। वहीं जब अभिजीत जी और मृत्युंजय जी पार्टी में आते हैं तो उनका चेहरा देखकर त्रिशा और आरती जी को लगता है जरूर कुछ ऊपर ऐसा हुआ होगा जिससे अभिजीत जी गुस्सा है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए वह अभिजीत जी को कुछ ऐसा कहती है जी अभिजीत त्रिशा को अपडेट करने के लिए सोचते हैं और शादी में उसे अपना नाम देने को वही इस प्लान को सोता हुआ सो खुश होती है और त्रिशा अपने माँ में सोचती है कि यह मेरा पहला फ्रेंड कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें इस घर से आर्य को निकाल पाएगी, मगर वह क्या यह कर पाएगी। तभी पार्टी में आर्य की एंट्री होती है। जब आईएस वीडियो पेज आती है तो उसकी हिल्स की टक्कर की आवाज उसके जब आईएस वीडियो पेज आती है तो उसकी हिल्स की टक्कर की आवाज से उसके और अपना आकर्षण खींच लेते, जिससे सभी लोगों को जीरो की तरफ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और वही जब मृत्युंजय की सीढ़ियों की तरफ जाती है तो वह आर्य को जिसे देखकर को ही जाता है। अब आगे आर्य जो कि इस वक्त वह ड्रेस पहनी थी जिसे आर्य के पापा ने आर्य से छीन कर त्रिशा को दे दिया था, क्योंकि उन्हें लगा रहा था यह ड्रेस आर्य ने त्रिशा से छीन कर खुद ली है। यह ड्रेस बहुत ही महंगी थी, इसकी कीमत करोड़ों में थी। वही यह त्रिशा ने जब यह ड्रेस अच्छी थी तो उसको पसंद आ गई थी, मगर उससे पहले आर्य ने ले लिया। उसने किसी भी तरह आर्य से उसकी कोई भी खुशी छीना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया कि आर्य ने उसे यह ड्रेस छीनी है। पैसे ना होने पर उसका मजाक उड़ाया, सिचुएशन पैदा कर दी कि अभिजीत जी ने वह ड्रेस आर्य से ले ली और साथ में आस्था जी की भी ड्रेस लेकर आरती जी को दे दी। राना इस वक्त एक मैरून ड्रेस पहनी थी जिसके कमर पर डायमंड का वर्क था और उसके कानों में बड़े मारो। राना इस वक्त एक मैरून ड्रेस पहनी थी जिसके कमर पर डायमंड का वर्क था और उसके कानों में बड़े मैरूनर डायमंड के झुमके थे लॉन्ग वाले और उसके हाथों में डायमंड का ब्रेसलेट, हाथों में डूबी प्लस डायमंड की रिंग, हाथ उंगलियां में नलल पॉलिश जो कि एकदम आर्टिस्टिक तरीके से उसे पर आर्टिस्टिक करवाया गया था। होठों पर डार्क महरून, होठों पर डार्क मैरून लिपस्टिक जिससे उसका लुक और भी ज्यादा होता एंड अट्रैक्टिव लगा रहा था। वही आर्य को देखकर त्रिशा की आंखों में घुसा और नफरत फैल गई और जब उसने अपनी आंखों को नजरों को घुमा के मृत्युंजय की तरफ देखा तो वह मृत्युंजय की आंखें अभी भी आर्य की तरफ थी जो उसे एक तक बिना पलक झपक देकर आया था। वही यह देख त्रिशा का गुस्सा और नफरत आर्य के लिए और भी बढ़ गई, क्योंकि आर्य के आने से सबका ध्यान उसकी तरफ गया था। जहां पार्टी में सब अभी तक त्रिशा की तारीफ कर रहे थे वहां अब आर्य की तारीफ हो रही थी। वहीं आ रहा ऊपर से ही सभी के एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी, मगर उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा और अपना हाथ अपने पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया। वहीं आर्य के ऐसे पीछे हाथ बढ़ाने पर सबकी नजर उसके पीछे गई जहां आस्था जी वही साड़ी पहन के खड़ी थी जो अभिजीत जी ने अलग रूम में रखवा दी थी त्रिशा के खाने पर। त्रिशा ने उनसे कहा तक कि वह यह ड्रेस अपने बर्थडे पर पहनेगी, मगर अब यह ड्रेस आर्य ने पहन लिया और साथ ही में आरती जी की ड्रेस आस्था जी ने जो उनका ही था वह उनके सही मलिक तक पहुंचे चुका था। माही आर्य के हाथ देने पर उसकी मॉम ने उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया और उसकी तरफ एक हल्की और स्वीट स्माइल पास करी, जिसे देखकर सबकी नजर उन दोनों माँ बेटी पर चली गई, जिससे दोनों आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। वहीं आरती जी गुस्से से त्रिशा से बोलिए दोनों माँ बेटी ने आज अच्छा नहीं किया, हमारी यह ड्रेस लेकर कितनी मेहनत से यह ड्रेस हमने ली थी, इसे चीनी थी मगर आज इन्होंने एड्रेस लेकर अच्छा नहीं है, इसकी सबक तो इन दोनों को सिखाना ही पड़ेगा। बहुत उड़ने लगी है यह दोनों, लगता है अपनी औकात से ज्यादा ही पर निकल गए हैं दोनों के। वहीं त्रिशा की नजर जा अभी मृत्युंजय प्रीति वह आरती जी की बातों को सुनकर गुस्से से अकेली सही कहा आपने मासी या आर्य अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से मृत्युंजय की नजर आज मुझे से हटकर इसके ऊपर गई है, इसकी कीमत तो इस पार्टी में इसको चुकानी होगी। वहीं मृत्युंजय आर्य को एकदम देखकर अपने माँ में बोला क्या हो तुम, क्या यह तुम्हारा कोई नया जाल है मुझे अपनी तरफ अटक करने का? अगर है तो इस बार भी तुम गलत हो, मैं तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मृत्युंजय शेरगिला से कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मृत्युंजय को कौन बताया कि आर्या उसे अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि आप खुद के लिए और अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना सीख रही है, ना कि उसे अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं उसकी बातों को सुन मृत्युंजय के बगल में खड़ा उसका दोस्त विपुल बोला यह तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तुम्हें अट्रैक्ट करने की जगह तुमसे दूर जाना चाहे। वहीं विपुल की बातों को सुन में तुझे गुस्से से बोला यह तुम्हारी गलतफहमी है, यह लड़की कभी भी यह नहीं करेगी, अभी मैं इसे इतना कुछ सुनाया भी देखना थोड़ी देर में ही मेरे पास ही आएगी। मैं उसके बातों को सुन मृत्युंजय को एक नजर विपुल देकर सामने आर्य को देखा है जो अपनी माँ के साथ अब तक नीचे आ चुकी थी। वहीं मृत्युंजय को देख विपुल उससे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, ऐसा ना हो तुम्हारे सेल्फ ऑब्सेस्ड पछतावा करने की वजह ना बन जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अरे तुम्हारे पीछे आएगी। वहीं बिल्कुल की बातों को सुन मृत्युंजय गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भेजकर कहता है मुझे सब पता है, क्योंकि मृत्युंजय कभी शेर दिल गलत नहीं होता और मेरे यह बात याद रखना यह लड़की कभी भी मुझसे दूर नहीं जाएगी। आखिर यही तो चाहती थी यह कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्टिव और इससे शादी करूं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इसे कभी भी शादी कर लूं मगर कभी भी अपने दिल और अपनी लाइफ में जगह नहीं दूंगा। वहीं आर्य और आस्था जी के नीचे आते अभिजीत जी गुस्से में उनके पास गए और सबकी नजरों से बच के आस्था जी की तरफ देखकर गुस्से से बोले तुम यहाँ नीचे कैसे आए और तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? मैंने माना करता ना इस पार्टी में आने को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे इस पार्टी में आने की मेरे मन करने के बाद भी?
वहीं यह कुछ दूरी पर खड़े हुए शेरगिर परिवार वहीं यह कुछ दूरी पर खड़े हुए शेर वहीं यह कुछ दूरी पर खड़े हुए शेरगिर परिवार अभिजीत जी की बातों को सुन रहे थे। मैं उनकी बातों को सुन जो कुछ लोग दुखी थे तो वहीं कुछ लोग। अब चलते हैं थोड़ा देर शेरगिल परिवार के इंट्रोडक्शन पर। एक अनिरुद्ध शेरगिल फैमिली के हेड अनुरोध जी मृत्युंजय के दादा है। उनकी उम्र 75 साल है। यह घर में सबसे बड़े हैं और उनकी बात कोई नहीं डालते, यहाँ तक कि मृत्युंजय भी इनके कहने पर ही वह आर्य से शादी करने के लिए मना था, मगर वह करना नहीं चाहता, इसलिए अरे पर दबाव डाल रहा था कि वह शादी से माना कर दो। आशीष शेरगिल मृत्युंजय के डेट उम्र है इनकी 45 से 50 के बीच में। यह अध्यक्ष है अब शेरगिल कंपनी के। यह थोड़े शांत स्वभाव के। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते, पहले पत्नी से विनीता शेरगिल। यह मृत्युंजय किस टाइप में आशीष जी की दूसरी बीवी। आशीष जी की पहली बीवी देवोलीना के अचानक गायब हो जाने से इन्होंने विनीता जी से शादी कर ली। वही विनीता जी की उम्र है 45 साल, मगर वह अपने इतना मेंटेन रखती है कि 45 की जगह 40 की लगती है, और यही खूबसूरत देखकर आज उनको मर्दों को फंसाने में आता है। जी के बच्चे हैं, पहले नैना, दूसरा निपुण। वही नूपुर सबसे बड़ा है नैना से, उसकी उम्र 25 साल की है। वह एक स्पोर्ट्स पर्सन है मगर उसकी माँ उसको शेर वही नूपुर सबसे बड़ा है नैना से, उसकी उम्र 25 साल की है। वह एक स्पोर्ट्स पर्सन है मगर उसकी माँ उसको शेरगिल बिजनेस में जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ बहुत चालाक और घमंडी औरत है, मगर उसका उल्टा निपुण बहुत ही सुविचार और समझदार इंसान है। उसे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। वही नैना अपने भाई से उलट अपनी माँ की तरह चालबाज लोमड़ी है। उसे पैसों और कीमती चीजों से मतलब, उसे प्यार और रिश्तों से कोई मतलब। पैसों के लिए कई बार तो गलत रास्ते पर भी आ चुकी है, मगर उसे हर बार उसकी माँ गलत रास्ते पर से बचाती थी और किसी दूसरे इंसान को फंसा देती थी। उम्र है 24 साल। वही मृत्युंजय जो हमारा हीरो, उसकी एक बहन है जिसका नाम जिया है। वह सजी समझदार और मासूम है लड़की है। वह विपुल से प्यार करती है। उम्र है 22 साल। वही इन सब ने अभिजीत जी की बातें सुनी ली थी जहाँ पर सब दुखी थे। वही विनीता जी, उसकी बेटी नैना बहुत खुश थी। यह सुनने के बाद अपनी माँ से कहती है, नैना की माँ देखो ना आज कितना अच्छा लगा रहा है, इसकी पार्टी खराब हो गया अगर इसे सबके सामने अंकल ने इंसल्ट करके, कितना मजा आएगा। बहुत उड़ रही थी ना, भाई से शादी करी, शक्ल देखी है अपनी, लंगूर जैसी है। वही नैना की बात उसके भाई निपुण ने सुन लिया। गुस्से से बोल, नैना तमीज से बात करो, यह क्या बदतमीजी है। मैं अपने भाई के गुस्से से आवाज सुनकर नैनाते हुए बोली, भाई आप उसके दोस्त हो, यह मेरे भाई, जब देखो जब उसकी साइड लेते रहते हो, तरानी पर उसके सवाल का जवाब देते हो। बोला, क्योंकि तुम पागल लड़की हो, तुम क्यों उसे ऐसा बोलती रहते हो, क्या बिगड़ा है उसने तुम्हारा, जब देखो जब उससे चढ़ती रहती हो। मैं फालतू में भाई से गुस्सा आती रहती हो, गलती ना करने पर भी अपनी सजा भी उसे पर ही दिलवा देते, जबकि पता है वह ऐसी नहीं, वह अच्छी है। मैं अपने भाई निपुण की बात सुनकर नैना गुस्से से बोली, यह लड़की ऐसी है, सबको अपनी जान में फंसा कर विक्टिम कल खेलती रहती है, आप भी उसकी बातों में। आगे आप बताइए भाई, वह एक अच्छी लड़की नहीं, आपसे दूर रहकर हमने कितनी बार कहा है। भाई निप्पल अपनी बहन नैना की बात सुनकर कुछ से नहीं बल्कि अब की बार आराम से समझते हुए बोला, वह ऐसी नहीं है, वह जैसी है वैसी ही रहने दो उसे, और तुम बाकी उसे त्रिशा से दूर हो, तुम्हें भी अपने जैसा बना दिया। भाई अपने भाई की सुन के बाद तो नैना रहती है, वह अच्छी है, वह हमारी तरह हमारे स्टेटस से मैच होती है। तो उसका भाई निपुण कहता है, स्टेटस कुछ नहीं होता, अच्छा ही अच्छी होती है। अगर अभी तो दूर नहीं, एक दिन में तुम्हें जरूर किसी चीज में बहुत बुरी तरह फर्स्ट आएगी, तब मत कहना मुझसे। वहीं उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर विनीता जी नैना की जगह निपुण को ही डांटे हुए बोली, निपुण यह क्या बदतमीजी है अपनी छोटी बहन से बात करने की, और वह सही कहा रही है, जितना हो सके इस लड़की से दूर हो, मुझे भी यह लड़की पसंद नहीं। वही अपनी माँ की बात सुन वही निपुण कुछ नहीं कहता, वह क्योंकि जनता था उसकी माँ ऐसा ही कुछ बोलेगी, वह वहाँ से हटकर अपने भाई के पास चला जाता है। वहीं आशीष जी को अभिजीत जी की बातों को सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह आस्था जी को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे वह, मगर उनसे कुछ नहीं कहते क्योंकि यह उनका अच्छा भी पार्टी समय पर कुछ बोलना सही नहीं लगता। मगर हमारी आर्य कहाँ चुप रहती, अब तो उसने फैसला कर लिया, ताकि चाहे उसे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, अपनी मॉम के लिए वह जाएगी। वहीं अभिजीत जी को बटनों को सुनकर आस्था जी थोड़ा घबरा जाती है और थोड़ा न उनकी आंखें भी नाम हो जाती है, मगर वह अपनी आंखों और नजरों को नीचे रखते ताकि उनके आंखों में आंसू कोई ना देख सके। मगर आर्या अपनी माँ को की आंखों को ध्यान से देखने पर उनकी नाम आंखें देखा लेती है, जिससे उसके हाथों की मुट्ठी भर जाती है और उससे अपने की तरफ देखती है। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि मेरी मॉम को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वही आवाज आ रही है तो जिसे उसने यह शब्द अभिजीत जी को गुस्से और अपने सख्त आवाज में कहा था।
वहीं आज अपनी बेटी की ऐसी आवाज को सुन थोड़ा तो गुस्सा आता है, मगर वह फिर आसपास देखकर कहते हैं, मुझे यहाँ पर कोई तमाशा नहीं थी, यह तुम दोनों माँ बेटी का यहाँ पार्टी आए तुम्हारे लिए रखे गई है, ना कि तुम्हारी माँ के लिए, और मैंने इन्हें मान करा था यहाँ आने को। और यह कैसी लैंग्वेज में तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तमीज से बात कर। आर्य, अपनी आवाज को नीचे रखो और मुझे धीमी और तमीज से बात करो। अरे तो उनकी तरफ देखकर कहती, आप होते कौन हो मेरी माँ को माना करने वाले? अपने तो साफ मना करता ना, आप उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और आपने किस हक से अपने मन किया? और हाँ, यह पाँव मेरे राखी है तो मेरी डिसाइड करूंगी कौन इसमें आएगा और कौन नहीं। और आप होते कौन है उन पर इस तरह चिल्लाकर गुस्सा करने वाले? वैसे भी तमाशा करने का हक तो आप और आपके उसको सो कॉल बेटी का और उसकी मासी का है, जो हर जगह तमाशा करती रहती है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी आपकी प्यारी फैमिली तमाशा दिखाने। आर्य की बातों को त्रिशा की आरती जी ने चुन लिया। भाई, आरती त्रिशा के कान में रहती है, देखा इसके पर निकल रही है, यह सही मौका है इसकी इमेज और खराब करने को सबके सामने, और अपनी इमेज बनाने को जाकर अभिजीत की तरफ से कुछ कहो आर्य से, ताकि तुम्हारी इमेज मृत्युंजय और उसके घर वालों के सामने अच्छी हो सके और आर्या की इमेज थोड़ी खराब। मैं अपनी मासी की बातों को सुंदर शब्द स्माइल करके कहती है, ठीक है, आज तो इससे ऐसा बदला लूंगी कि सच में इस घर से दखल हो जाए। अब देखो मासी में कैसा तमाशा करती हूँ। आज इस पार्टी में इसकी पार्टी भी खराब हो गई, इसकी इमेज में बहुत उछल रही है ना मेरे अब छनन के, इसकी हिम्मत भी कैसे ड्रेस पहन। अब देखो मासी में कैसा तमाशा करती हूँ। आज इस पार्टी में इसकी पार्टी भी खराब हो गई, इसकी इमेज में बहुत उछल रही है ना मेरे अब छीन के, इसकी हिम्मत भी कैसे एड्रेस पहनकर मेरे मृत्युंजय को अपनी तरफ बेकारने की पार्टी तो आज खराब करके रहूंगी, जिंदगी भी साथ में छीन के रहूंगी इसकी सारी खुशी। मैं अभी जीजी आर्य की बातों क्वेश्चन आप शॉक थे, क्योंकि जो लड़की कभी उनके सामने बोलते नहीं थी, आज वह उनसे बटनों का जवाब भी दे रहे थे, साथ में उन्हें तने भी मार रही थी। क्योंकि चाहे कितने भी गलती हो जाए, आर्य को अभिजीत जी कितना भी डांट ले, वह अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकलती थी, नहीं उन्हें पलटकर जवाब देती थी। मगर आज अपनी बेटी का ऐसा जवाब देना उन्हें अच्छा नहीं लगा रहा था, ना उसकी बातों को सुनकर। वही मृत्युंजय, उसकी फैमिली आज आर्य के अलग रूप और बिहेवियर को देख सकते थे। वह मृत्युंजय आर्य के व्यवहार को नोटिस कर रहा था कि जो लड़की एकदम मासूम और चुलबुली और शैतान शांत रहती थी, आज वह कैसे एकदम निडर और बिना किसी की परवाह किए अपने डेड के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और साथ में उन्हें ताने भी दे रही है। उसे आर्या का यह नया रूप और नया तेवर पसंद आने लगा था, मगर कहते हैं ना, लोग अपने अकड़ घमंड में यह बात एक्सेप्ट नहीं करते। भाई, आज वही हाल मृत्युंजय का था। वही उसके एक्सप्रेशन देख विपुल बोला, मैंने कहा था ना तुझे कि आर्य बदल रही है धीरे धीरे, क्योंकि जो आर्य कभी भी ऐसे कपड़े पहन के नहीं मानती थी, आज देख कैसे मॉडर्न और इतनी हॉट बनकर आए हुए। विपुल की बातों को सुन मृत्युंजय उसे एक किलर लुक देता है। वही अपने दोस्त का ऐसा किलर लुक देखकर विपुल की हकलते हुए कहता है, मुझे ऐसे क्या देख रहा है, वैसे भी तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे देखने से कुछ नहीं होगा। आसपास देखा कैसे लड़के उसे घूर के देख रहे थे। वही विपुल की बातों को सन मृत्युंजय अपने आसपास देखा है, जहां सच में आर्य को लोग अपनी हवास भारी नजरों से देखा रहे थे, जिसे देखकर मृत्युंजय की हाथों की मुट्ठियों कस जाती है, और वह अपने मन में बोला, यह लड़की कितनी चालक है, यह ऐसे क्यों है, कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? अगर ऐसा है तो इस बार मजा आएगा आर्या मल्होत्रा के साथ खेलने में। आखिर मैं भी तो देखूं तुम मुझे पाने के लिए क्या करती हो। आर्य की बातों को सुनकर अभिजीत जी कहते हैं, क्या बदतमीजी, कैसे बात कर रही हो, आपने डेढ़ से क्या तुम्हारे अंदर की सरी तमीज खत्म हो गई है। वही आर्य अभिजीत जी की बातों को सुनकर कहते हैं, वही बदतमीजी जो आप हमारे साथ करते हो, कभी प्यार तो दिया नहीं, और आप अपना किस हक को जाता कर ऐसे गुस्सा करने वाले होते हैं। कौन किस हक से हमें बोल रहे हैं, है कोई जवाब आपके पास मेरे सवालों का? वही त्रिशा आर्य के पास पहुंच जाती है।
क्या अरे क्या बदला रूप मृत्युंजय के दिन में जगाएगा फीलिंग यह अपने ही घमंड और अकड़ में मृत्युंजय करेगा आर्य को इग्नोर के विपुल की बातों को मानकर मृत्युंजय जाएगा आर्य के पास यह कोई कहानी में आएगा नया मोड़ क्या क्या करेंगे अभी यह त्रिशा के जाने पर त्रिशा कर देगी फिर से कोई बखेड़ा जिससे आर्य की जिंदगी में आएगा एक नया मोड़ और नई चुनौती यारियां सिखाएगा क्या त्रिशा को सब। हेलो फ्रेंड रोड चैप्टर डाल रही हूँ फिर भी आप मुझे लाइक नहीं दे रहे हो ना कमेंट में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना कोई रिव्यू मिला है अभी तक रिव्यू ना दे रहे हो तो कोई बात नहीं मगर आप कमेंट तो कर सकते हो ना कि कहानी आपको कैसी लगी जिससे मुझे पता चले कि मुझे आगे कहानी ऐसी देखनी है कोई चेंज करना है इतने लंबे चैप्टर आपको दे रहे थोड़ा तो फल दे सकते हो ना कमेंट रिव्यू कम से कम। थैंक्स मोनू मेरी कहानी को आपका रेटिंग देने के लिए। और आज का चैप्टर आपके लिए आज चैप्टर डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा चैप्टर लिखने का मन नहीं था। पिछले भाग में पढ़ा और एक कैसे अपनी माँ आस्था को अपने बर्थडे पार्टी में तैयार करके नीचे लिया आती है और सभी उन माँ बेटी को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे और शौक भी क्योंकि वह दोनों आज कितनी हॉट और सुंदर लग रही थी। वही मृत्युंजय तो आर्य की खूबसूरती देखकर उसमें को गया था और मैं और एक कैसे अपनी माँ आस्था को अपने बर्थडे पार्टी में तैयार करके नीचे लिया आती है और सभी उन माँ बेटी को देखकर बहुत ही सरप्राइज थे और शौक भी क्योंकि वह दोनों आज कितनी हॉट और सुंदर लग रही थी। वही मृत्युंजय तो आर्य की खूबसूरती देखकर उसमें खो गया था और वही मृत्यु मुझे को आर्य में ऐसे कोई अधिक त्रिशा की गुस्से से मुट्ठी कर गई थी। आरती और माया आरती की मासी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई भी खुशी आर्य और उसकी माँ मिल सके। वहीं अभिजीत जी आस्था जी को पार्टी में आता देख गुस्से से उनके पास जाकर उन्हें सुनने लगता जिससे आस्था जी की आंखें नम हो जाती है और यह कोई ना देखे इसलिए आस्था जी अपनी आंखों को नीचे कर लेती है ताकि उनकी आंखों में ना में कोई नगमा आर्य देख लेती है और इससे ही गुस्सा होकर वह अपने डाइट को कोई ना देखे इसलिए आस्था जी अपनी आंखों को नीचे कर लेती है ताकि उनकी आंखों में ना में कोई नगमा आर्य देख लेती है और इससे ही गुस्सा होकर वह अपने डैड को सुनने लगते। इस बार आज तक जी के लिए आर्य को लड़का देख सब शौक थे क्योंकि वह कभी भी आज भी जीत के सामने अपनी माँ का पक्ष नहीं लेती थी मगर आज आर्य क्या बात करने के ढंग में अभिजीत जी के लिए गुस्सा और नफरत थी। आज आर्य का बात करने का ढंग में सबको एलिफेंट और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। जो लड़की सबके सामने पहुंचा और बोली मासूम थी आज वह किसी के सामने बोलने से पहले डर नहीं रही थी। वही आए आर्य का यह लोग किसी को पसंद आए तो वह कोई और नहीं मृत्युंजय था जो आर्य के लिए देवरा को देखकर इम्प्रेस हो रहा था मगर यह बात मानने को तैयार नहीं था कि वह उसके लिए कुछ फुल कर रहा है। उसे उसका लुक अच्छा लगा रहा है मगर उसे ही लगातार का एक चाल है उसे बस इम्प्रेस करके उसके साथ शादी करने का मगर उसका विपुल जो कि उसका दोस्त था बचपन का वह से बोलना है और इस बार प्रति चुके मगर वह मानता नहीं है। वही मृत्युंजय के परिवार के बारे में बताया जाता है जहां पर उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन सौतेली नैना बिल्कुल लालची और दुष्ट औरत थी। वह उसका भाई निपुण बहुत ही अच्छा था बिल्कुल अपने भाई मृत्युंजय की तरह। मियां त्रिशा अर्जुन को जी को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे ऑर्डर उसकी माँ ने उनके ड्रेस को पहन लिया इसलिए उनसे बदला लेने के लिए दोनों प्लान बनाने लगती है। वहीं नैना और विनीता झा खुश हो रही थी कि अभिजीत अब इस पार्टी में और उसकी माँ की बेइज्जती करेंगे मगर आर्यन उन सभी के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। उल्टा अभिजीत जी को सबके सामने सुनने लगते हैं। इशिका मौके का फायदा उठाकर अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए तो त्रिशा आर्य को रोकने जाते ताकि सबकी नजरों में अच्छी और महान बन सके और आर्य को नीचे दिखा सके। अब आगे आर्या के सवालों को इग्नोर करके अभिजीत जी आगे बोलते हैं। अभिजीत आर्य और आस्था जी को देखकर उन्हें गुस्से से कहते और आप दोनों ने यह ड्रेस क्यों पहनी है? किसके पूछ के हिम्मत हुई ड्रेस को हाथ लगाने की आप दोनों की? आर्य अभिजीत जी को एक बिना इमोशन के देखकर कहते हैं हिम्मत के बाद तो बात कीजिएगा मत क्योंकि जिस चीज पर हमारा हक होता है उसे अब मैं किसी को लेने नहीं देते। आर्या मल्होत्रा कभी भी अपना हक छीने नहीं देती या आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
अभिजीत जी गुस्से से बोले, हक की बात नहीं, यह ड्रेस हमने त्रिशा और उसकी मासी को दी थी। आर्या अभिजीत जी को देखकर बिना भाव के कहती है, किस हक से दी थी बता सकते हैं? वैसे आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि बिना किसी रिश्ते की किसी को गिफ्ट या इतने महंगे ट्रॉफी देना अक्सर लोगों की नजरों में एक अच्छा टॉपिक होता है बात करने का। मिस्टर मल्होत्रा, आखिरकार आप मल्होत्रा इंडस्ट्री के अंपायर के सीईओ है, तो इतना तो अपनी इज्जत और इस घर की मान सम्मान का ध्यान रख लीजिए। कहीं ऐस तो नहीं ये सिर्फ मेरे और मोम के लिए है तो सॉरी, क्योंकि मुझे और मोम को आपके नसीहत की जरूरत नहीं है। जो हरकतें आपकी है उसके बाद में आपका ज्ञान देने का कोई राइट नहीं। आपके पास इतनी तो रिस्पेक्ट बचे नहीं है इस कारनामे को करने के बाद। वहीं अभिजीत आर्य की बातों को सुनकर चुप हो जाते हैं। आर्या अभिजीत जी को चूहा देखकर कहती है कि अगर इतना ही आपको खैरात और दान बांटने का शौक है तो दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें इन सब की जरूरत है, ना कि उन्हें जो मुफ्त में बैठे हैं खाते और यही के लोगों की नया डूबने पर तुले रहते हैं। इससे अच्छा तो कुत्ते होते हैं जो झूठा खाने के बाद भी कम से कम वफादारी दिखा दिया करते हैं, मगर यहाँ तो लोग खाने के बाद भी उनसे वफादारी की उम्मीद नहीं करते। पता नहीं कब कौन अपना रूप बदल दे, कब मासूम से शैतान बन जाए। वही त्रिशा जो इतनी देर से सब सुन रही थी, उसे यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। आरती जी त्रिशा को गुस्से में देखकर आरती जी उसके पास आकर से शांत रहने को कहती है। त्रिशा खुद मुझे को शांत कर लेती है। आरती जी उसे कुछ इशारा करती है, वह अभिजीत जी के पास चली जाती है और छे को मासूम और अपना रन्ने जैसी सूरत बनाकर रहते। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कहो, ऐसे सबके सामने अंकल की और मेरी तो बेइज्जती मत करो। आर्य एक मजाक उड़ाने वाले हंसी में त्रिशा को देखकर कहते हैं, मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे बाद में कर रही हूँ? क्या तुम ऐसी हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तुम्हें खुद पता है कि तुम कैसी हो, फिर भी मुंह उठाकर ही रह रही हो। तुम्हें तो शर्म तो है नहीं कि कब तक किसी के घर में ऐसे मेहमानों की तरह पड़ी हुई है, ना कि अब तक भगवान ने हाथ पैर दिए अपना उठा के यहाँ से जाने को नहीं। यह मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते इस घर को अपना घर समझ के मालकिन बने का इरादा। सपने अच्छे हैं मगर हकीकत कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यह घर मेरा और मेरी माँ का है, ना कि तुम जैसे भिखारी का। मैं आरती जी यह सब सुनकर बुक गुस्से से भूख लगा गई और अभिजीत जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ के मासूम बनते हो अभिजीत जिससे बोली, अभी जी देखी ना यह, अरे कैसे हमारी सबके सामने बेइज्जती की जा रही। आप इसे कुछ समझते नहीं, कैसी अब हमसे ऐसे बात कर सकती? हम इसके बड़े हैं, इस घर में मेहमान है। अभिजीत जी का हाथ आते जी को पकड़ता देख आस्था जी के हाथों का शक्कर आर्या का हाथ पकड़ लिया गया, जिससे अरे अपनी माँ की तरफ देखा जो आरती जी और अभिजीत जी के हाथों को देख रही थी, जिसे वह देखकर समझ गई। मैं आ रहा है। गुस्से से आरती जी के हाथों को घूमते हुए उनसे चिल्ला, हाथ हटाओ अपना मेरे टाइप के हाथ पर से। वहीं आगे इतने गुस्से से चिल्लाने से और पर धक्का दे दिया और उसके तेजी डर गई। आंटी जी डर के मारे अभी जी के गले लगे हुए अरे का इतना ही देखना था कि उसे गुस्सा अपने कंट्रोल से बाहर हो। अपनी मां का हाथ हटाकर आरती जी के पास गए और उन्हें अभिजीत जी से दूर करते हुए उसने आनती जी को जमीन और पर धक्का दे दिया। आर्य के ऐसे अचानक करने से आरती जी संभल नहीं पाए, वहीं खुद का बैलेंस नहीं कर पाई रहे, अचानक मुंह के बल पार्टी में गिर गई। सब लोग हैरान थे आर्या के ये रूप को देखाकर। वहीं त्रिशा आर्य कैसे करने से भूख लगे और अपनी मासी यानी आरती जी के पास जाकर उन्हें उठाते हुए कहा, मासी आप ठीक? और त्रिशा आपने मासूमियत बोल प्यारे पर चिल्लाते होकर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, मेरी माँ से पैसे करने तुम्हारी औकात ही क्या है? वह इतना ही बोल पाए थे कि आर्य ने त्रिशा की बातों को सुने टेबल हंसी हंसा और उसको देखते हो, क्या औकात की बात कौन कर रहा है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं हो? आर्य मेरा औकात के बारे में बात कर रही है, मेरी औकात यह है कि मैं आर्य मल्होत्रा हूँ और तुम एक कचरा जो इस घर पर उठाकर लाई गई हो। वहीं आर्य की बातों को सुन त्रिशा जो अपनी जाल में आर्य को फंसाकर सबके सामने उसकी भेज और बेइज्जती करने आई थी, वही आर्य के जाल में फंस गई और अपने असली रूप में आने को मजबूर हो गए। जो उसने मासूमियत सबके सामने बनी थी लाचारी वाली, वह अब सबके सामने से है चुकी थी। वह आर्य पर चिल्लाते हुए कई, तुम्हारी औकात तुम्हारी नहीं है कि मेरे सामने कुछ और चला सको। आर्य के पास आते हुए बोली और आर्य यह सुनते हुए उसे एक आईब्रो उठ करके बोली, और ऐसा क्यों बता सकती है क्या आप में त्रिशा? वही यह सुनते ही त्रिशा खुश होते हुए अरे को बोली, क्योंकि अभिजीत अंकल ने कहा है कि वह मुझे गोद लेकर इस घर की यदि मल्होत्रा फैमिली की बड़ी बेटी बनाएंगे और नाम भी देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे। आर्य ने त्रिशा की बातों को सुनकर अभिजीत जी की तरफ देखा जो कि इस वक्त अपना सर नीचे किया हुए थे, जिससे आर्य समझ गई कि त्रिशा सही कहा रही है, और वह समझते ही त्रिशा की तरफ देखा और उससे हंसते हुए बोली, तुम क्या पागल हो? यह अपना दिमाग कहीं छोड़कर आई हो जो यह समझ भी कैसे सकती है कि तुम इस घर में आओगी? वह भी तुम जैसी लड़की को मेरे डैड गॉड लेंगे, अगर ऐसा हुआ भी नहीं तो मैं होने भी नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे खर्च उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है, वरना तुम जैसे को तो मुंह भी ना लगाए मल्होत्रा परिवार।
और रही बात तुम्हारे गॉड लेने को तो भूल जाओ। तुम्हें तो एक उंगली दे तो तुम्हें पूरा हाथी पकड़ लिया। अगर तुम्हें गोद लिया था मैं तो घर बार बेचकर रोड पर आना पड़ेगा और मुझे कोई भी जरूरत नहीं हमारे परिवार को तुम जैसी लड़के को गोद लेने के। मेरे पास मेरा भाई है, समझ आई मेरी बात? तो हमें कचरा गॉड लेने की जरूरत ही क्या है? अभिजीत जी यह सुनकर गुस्से से आके पास आए और बोले, अरे क्या तमीज है सबके सामने ऐसे की कौन बात करता है किसी लड़की से, और तुमने यह आरती जी को ऐसे कैसे धक्का दिया? बड़ों के साथ तमीज भूल गई हो, कैसे बर्ताव करते हैं? आपको यह बताने से पहले इस औरत को समझना चाहिए कि एक शादीशुदा मर्द के पीछे ऐसे ना डोले। वैसे भी आपको देखकर लगता नहीं इनके चुने और उनके ऐसे बर्ताव करने से आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? आप दोनों के शादी करने वाले जो ऐसे बर्ताव करती है आपके साथ, जिसे आप इनके होने वाले हस्बैंड को जहाँ देखो कभी गले लगा जाते हैं, जहाँ देखो कभी छूने लगते, कभी हाथ पकड़ लेते, डर के क्यों? और लोग मर गए हैं उनके पास नहीं जाती, नहीं आपके पास ही भटकती रहती है किसी भटकती आत्मा की तरह। औरत माई आरती जगदाते कर रहा रही थी, वही आर्य की बातों को सुन शक पा गए और खुद को संभालते उठाते हुए मासूम से बनकर हरे से बोली, बेटा आप गलत समझ रहे हो, मैं तो ऐसी एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे डेट से बात करती हूँ, आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अरे हंसते हुए बाल, आपको क्या मैं दूध पीती बच्ची लगती हूँ जो आप मुझे खुश लेंगे भेलाएंगे और मैं समझा नहीं पाऊंगा? आप क्या कहा कि आप नेता को दोस्त होने के नाते उनके गले लगते, उनके सुनती हो? बेवकूफ समझ रखा है हमें है कि आप इंटेंशन को मुझे समझ में नहीं आएगा। इतने सालों से आपका ड्रामा देख रही हूँ, दोस्त होते हैं ना वह रहते हैं और चले जाते, मगर आप है और आपकी भाजी जाने का नाम ही नहीं लेती है, ही पड़े रहते आप दोनों। और ऐसी कौन सी दोस्ती निभा रहे हो आप और डेट की, जहाँ पत्नी के होते हुए आप हर जगह टाइप के साथ नजर आती हो, चाहे पार्टी हो फंक्शन हो, ही जहाँ पत्नी की जगह होती हो आप उनकी हक लेने की कोशिश करते। मेरी मॉम अभी जिंदा है तो उनकी हक लेने की कोशिश है, उनके हिस्से का कुछ भी है का कोशिश किया ना तो आपको इसी धरती पर इसी दुनिया में यमलोक और नरक दोनों के दर्शन में करवा दूंगी। आरती जी आर की बातों को सुनकर कुछ नहीं रहती, क्योंकि उन्हें आप अपनी और भेजती नहीं करवानी, क्योंकि सब आसपास के लोग आर की बातों को सुन उनकी और त्रिशा का मजाक उड़ा रहे थे। आज वही आर्य की बातों को सुन और अपना ऐसा मजाक बनता देख त्रिशा गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती और रोटी हुए हैं रहती है। आर्य तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा और मेरी मासी का मजाक क्यों उड़ा रही हो तुम? यह पार्टी में सबके सामने हमारी इतनी बेइज्जती क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे का हमारे यहाँ रहना पसंद नहीं है तो हम अभी चले जाते हैं। वही विनीता और नैना जाट ऋषि और आरती जी के ऐसे बोलते से थोड़ा खुश हुए थे, मगर आर्य का ऐसा उनका जवाब देना सबके सामने अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनकी मदद करने के लिए वह आगे आते। विनीता जी आरती को चुप कराते हुए अपने गले लगाते हुए कहती, आरती चुप हो जाओ, यह लड़की तो बदतमीज है, कैसे तुम्हारी बेइज्जती करती? इसके अंदर कोई तमीज कहाँ होगी? आखिर माँ की परमिशन ऐसी है तो कहाँ से? खुद तो एक तो बदतमीज और तेज नहाई थी औरत है, अपनी बेटी को भी वैसे बना दिया है, दिखता नहीं कैसे किस बात करनी चाहिए। नैना में अपनी माँ का साथ देते हुए त्रिशा के पास आगे रहती है, हाथ ऋषभ तुम ऐसे मत करो, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रह सकती हो। नैना की बातों को सुन टेरेसा की तरफ देखकर नैना आंख मार देते हुए त्रिशा, नैना की बातों को सुन झूठ मत करो। नैना की बातों को सुन टेरेसा की तरफ देखकर नैना आंख मार देते हुए त्रिशा, नैना की बातों को सुन झूठ मत का रोना का नाटक करते हुए कहती है, नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, वैसे इतना बड़ा इल्जाम लेकर मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, इतना सब होने के बाद, मगर मैं क्या करूं? मेरे जाने के बाद मेरी मासी कैसे रहेगी? अरे यह सब ड्रामा देखकर उठ चुकी थी वह, उबासी लेते हुए रहते हो, मेलोड्रामा कहती है तो सब अरे की तरफ देखने दो ही। त्रिशा और नैना विनीता आरती जी ने आर की तरफ इधर उधर करते देखे कि जैसे वह किसी कड़ी में आर्य उन सबको ऐसे इधर उधर देखा हुआ देख रहती है, वह मैं तुम चारों को ही का रही हूँ, इतना मैं ड्रामा करने की जरूरत नहीं। और हाँ त्रिशा, चुल्लू भर पानी में डूबना है तो शौक से मारो, रही बात तुम्हारी मासी जी की तो चिंता मत करो, वह तो अपने अशर्मों की जिंदगी जीने आकर उनके पास उनकी दोष जो है। यह सब आर्यन है, विनीता जी की तरफ देखते हुए कहा था। वही विनीता जी आर्य को अपनी तरफ देखते हुए देखा, कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आर्य नोट इधर उधर घूमते हुए कहते, इतना तो आपको पता नहीं, इतनी मासूम तो हो नहीं, आपकी मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा कहने का यह मतलब है जैसे आपने अपनी बहन के पति से शादी करके उनके पति को सेट कर लिया, वैसे इन महात्माओं को भी कहीं ले जाकर अमीर आदमियों के साथ सेट कर दीजिए। वही आर्य की बातों को सुन विंती की गुस्से से तिलमिला जाती है और आर्य के पास आगे रहती है, क्या बदतमीजी है तुम्हारी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सेट कर लिया उनसे, मैंने आदि की है, प्यार करती हूँ, मेरे पति है। अरे गुस्से से बोलते हैं, क्या रात में दिए हुए हैं आपको ना कि आपका खुद के पति है समझ में? और यह बता बोल रही है आपको उनकी बीवी नहीं है, क्योंकि पहले बीवी के होते हुए दूसरी शादी का कोई मायने रखता, और आप यह भूल रही है कि अभी उनकी पत्नी की ना तो मौत हुई है ना वह अभी उनकी डेड बॉडी मिली है, तो कैसे शादी ली गई है? शादी मनी नहीं जाएगी, क्योंकि देबोलिना आंटी ने कभी भी आशीष अंकल को डिवोर्स नहीं दिया, तो आप कैसी पत्नी कैसा प्यार? और वैसे भी ना शादी के जो औरत एक आदमी के साथ रहती है उन्हें पता है ना क्या कहते, ही तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती, नहीं पता तो मुझे बताने में कोई भी चेचक नहीं है, आपको मैं बड़े आराम से आपको सबके सामने समझा सकती हूँ। वही यह बात किसी को पता नहीं तो मगर ऐसे कहने से सब जगह मेहमानों में कुसूर कुसूर चालू हो जाती है। वही विनीता जी यह सब देखकर गुस्से से आर के पास हाथ उठाने के लिए जाती है, अरे उनका हाथ पकड़ कर कहते, गलती से भी एक गलती मत कर दीजिएगा ना, कहानी आपके पास यह जो शौक को शहानत है ना वह ना रहे, जो जिस नाम पर आप इतना उछल रहे हो कहीं वह नाम ही आपसे चिन्ना जर्जिस शेरगिल नाम पर अपना उछाल रही है ना, वह दी हुई आपको खैरात देबलिन जीस दिन वह ए गई ना, यह खैरात भी चीज है, तो आपकी हालत किसी धोबी घाट से कम नहीं होगी, ना घर का ना घाट का। यह कहते हुए आर्य विंती की का जो हाथ उसने पकड़ के मोड़ हो तो जो हाथ विनीता जी उसके ऊपर चांटा मारने के लोटा वह पकड़ के एकदम झटके से छोड़ देते, वही अपने हाथों को छोड़ने भी नतीजा उसे दबाने लगता, क्योंकि आर्या उसे हाथ को बड़ी जोरों से मरोड़ दिया था। वही नैना अपनी माँ की बेइज्जती होता देख आर्य को सुनने के लिए आगे आए और बोली, तुम्हारी हिम्मत के भी मेरी माँ से ऐसे कहने की? खुद माँ की हालत तो खुद के घर में ऐसे नौकरानी से भी बदतर औरत, क्या तुम मेरी माँ को उनकी औकात बताओगी और खैरात में दी हुई कहोगी उनकी जैसी भी हो? मगर वह अभी मैं शेरगिल परिवार की बहू, वह समझ में आए तुम्हारी माँ तो उसे घर की बहू होते हुए भी कुछ नहीं है, उनके पति उनको प्यार नहीं करते, वही अपनी माँ के बारे में इतना सुंदर तक कि आर्य का गुस्सा आज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह नैना का गर्दन पकड़ के अपनी हाथों की पूरी ताकत उसके गर्दन पर लगा देते हो, जिससे नैना चटापटाने लगती है अपने गार्डन को छुटने के लिए, क्योंकि आर्य ने इतनी तेज से उसका गर्दन पकड़ था कि उसको साथ लेने में दिक्कत तो रही थी, जिस कारण वह चटकता रही थी।
वही आई आर के ऐसे करने से सब लोग शॉक हो जाते। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्या ऐसा कुछ करेगी। मैं आस्था जी तो स्तंभ खड़ी रह जाती है। वही त्रिशा तो यह देखकर खुश थी क्योंकि उसे लगातार अगर नैना के अभी मौत हो जाए तो और अपने आप जेल चली जाएगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। त्रिशा को लगा रहा था आर्य के यहाँ से जाने के बाद मृत्युंजय और मल्होत्रा प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। मैं मृत्युंजय तो आर इन्फेक्शन को देखकर थोड़ा शॉक था मगर फिर अपने एक्सप्रेशन को पहले जैसा कर लेता है, बिना किसी एक्सप्रेशन को आर्य को देखने लगता है। वही किसी सब आर्य को छुटने में लगे थे ताकि आर्य के हाथों से नैना को छोटा सेंसस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही किसी आदमी ने आर्य को अचानक से अपनी तरफ खींचकर घर लगते हैं, उसके सर को सहलाते हुए का शांत हो जाओ प्रिंसेस लीज। मैं यह सब देखते हुए किसी आदमी को आर्य को यूं चुना। मृत्युंजय को पसंद नहीं आया। वह उसे हाथ को देख रहा था जो इस वक्त हर राह के कंधों पर और उसके बालों को शहर ला रहा था जिसे उसके हाथों की नसों दिखने लगी थी जो मुट्ठी बनाने के कारण आंखों गुस्से से लाल हो गई थी। कौन था वह आदमी जिसने आर्य को गले लगाकर प्रिंसेसा क्यों आया? उसे आदमी और आर्य को साथ में देखकर मृत्युंजय को गुस्सा क्या करेंगे? चारों चुड़ैलिया आर्की से अपनी बस्ती का बदला लेने के लिए क्या होगा? अभिजीत जी का फैसला क्या बदलेंगे? वह अपने फैसले को अपनाएंगे, अपनी बीवी को वापस करेंगे, अपने परिवार को दूर किया वापस करेंगे, एक झूठ अपने परिवार को। यह त्रिशा आरती अपने मासूबा में कामयाब हो जाएगी, ले लेंगे त्रिशा को गोद अभिजीत और आरती जी से क्या शादी कर लेंगे कभी भी अभिजीत जी? पिछले पाठ में पढ़ा कि कैसे अभिजीत चेक के सवालों का जवाब आर्यन ने बिना डर के दिया। वहीं आर्य के जवाब को देखते हुए विनीता जी और नैना ना खुश थी। त्रिशा कर अपनी मासूमियत से आर्य को ऐसे सवाल की और ऐसे जवाब देने की कोशिश की सबके सामने। वह बेचारे आरएस पर जुल्म करने वाली लड़की वालों बदतमीज और विक्रय लगे। वही राणा त्रिशा के मुंह पर ही है ऐसा कुछ कहा जिससे त्रिशा आज बबूला हो गए। आर्य ने उसे कहा कि वह एक नंबर की लालची बिगड़े मुंह फटे जो एहसान करूं से घर में ही रहकर मुफ्त का खाती है, कुछ नहीं करती है। यह सुनने के बाद वह भूख लगे मैं भी। नेताजी यह सब देखकर शौक थी कि अरे कैसे सब कर रही है जो किसी के सामने मुंह नहीं खोलता। में आरती जी आगे आई और मासूम सा चेहरा बनाकर अभिजीत जी से लगकर कुछ कहती है और वही अभिजीत जी के साथ ऐसा लगता हुए देखा। अब आस्था जी को बुरा लगता है जिसे आप अरे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आस्था जी के लिए आरती जी को अपने दादा से दूर कर जमीन पर फेंक देते। जिस त्रिशा गुस्सा होकर अभिजीत जी को खुद के गोद लेने वाली बात बता देते। मैं यह सुनने के बाद आर्य का गुस्सा और बढ़ जाता हूँ। अपने दादा की तरफ देख अरे त्रिशा की तरफ देखकर कहती है कि कभी भी बोझ को अपने हाथों से कर पर नहीं उठाया जाता, खैरात की चीजें को कभी अपना नहीं माना जाता। रहे बात तुम्हारी गोद लेने के तो कभी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा देखभाल करेंगे, यह नहीं कि तुम्हें अपने पैरों के जूते से निकाल कर पर बैठा लेंगे। मैं यह सुनने के बाद त्रिशा कुछ नहीं बोल पाती। आरती जी कुछ कहती है तभी आर्य गुस्से में रहती है। मुझे आपके यह बकवास नहीं सुनाई है कि आप दोस्तों तो यह सब कर सकते, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ना समझ नहीं हूँ कि आप मेरी मॉम का हक लेना चाहते जो उनकी जरूरत तो अपडेट के साथ चली जाती हो, पार्टी हो जाए, फंक्शन में पूजा ऐसे दिखा दो जब से आप उनकी पत्नी समझ नहीं आता। मैं कोई बेवकूफ ने अपने डांट की तरह। मैं यह सब सुनने के बाद आरती जी का मुंह सबेंड हो जाता है जिससे नैना जी और आरती आई है आगे। विनीता जी आरती जी का सपोर्ट करते हुए कहती है कि आरती तुम क्यों इसे लड़ रही हो, तो बदतमीज है अपनी माँ की तरह, इसकी माँ की पैरवासी ठीक है तभी तो इसे तमीज नहीं है कि पढ़ा से कैसे बात करते। वही अपनी प्रवेश माँ अपनी प्रवेश के बारे मैं ऐसा सुनते आने का गुस्से में रहती है। बोल भी कौन है जिसने अपने खुद के बहन के पति पर डोरी डालकर अपनी बहन के पति से शादी कर ली? खुद को तो शर्म नहीं आती दूसरों के प्रवेश पर इल्जाम लगाते। आपकी प्रवेश कैसी है जो अपनी बहन के पति ईमेल पूरी दुनिया में शादी करने को है, बाकी के मर गए थे लोग। वैसे भी जिस नाम और रुतबे के लिए आप छलल रही है ना आपको खैरात में मिले समझ में, और जिस दिन देव बोले आंटी वापस आए तो क्या रात की चीज भी आपके और गुरु नहीं रहेगी क्योंकि आप एक दूसरी और भेजो की शादी तब हुए जब उनकी पहली पत्नी जिंदा है और उनकी डेड बॉडी मिली भी नहीं है, तो जिसे पता चले वह मर चुकी है और उनका डिवोर्स भी नहीं आता, दूसरी औरत से नहीं हो सकता। अगर ऐसा करते तो उसे क्या कहते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वही इतना सुनते ही भी नेताजी कितने बजे तक नैना कुछ आने से कहते हैं कि मेरी मॉम तो शेरगिल परिवार के बहू है और वह रहेंगे समझ में आए। तुम्हारी मॉम तो बहू होकर भी कुछ नहीं है, उनके पास एक नौकरी करनी जैसी जिंदगी जी रही कुछ नहीं है, ना एक नौकर से भी बेहतर जिंदगी में ही कि मेरी मॉम तो शेरगिल परिवार के बहू है और वह रहेंगे समझ में आए। तुम्हारी मॉम तो बहू होकर भी कुछ नहीं है, उनके पास एक नौकरी करनी जैसी जिंदगी जी रहे कुछ नहीं है, ना एक नौकर से भी बेहतर जिंदगी हो जाता है और वह नैना का गंडन पकड़ लेते। सबको यह देखकर तैयार रखे रिएक्शन से। वही आर्य को हाथों से नैना जी का गन छुड़ाने के लिए क्वेश्चन आने नहीं करती। वही मृत्यु मुझे यह सब देखकर शोक हो जाते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी क्या आर्या ऐसा कुछ करेगी। सबके कहने के बाद भी आर्या नैना नहीं छोड़ रही थी। तभी कोई आर्या को खुद की ओर खिंचाकर अपनी बाहों में लेकर बोला शांत हो जाओ अंजल बच्चा। वही किसी आदमी को आरो कैसे खींचकर अपनी बाहों में लेट देखा। मृत्युंजय गुस्से से पागल हो जाता है जिससे कुछ सोचता नहीं पटा और अपने हाथों की मिट्टी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने का कोशिश करता है क्योंकि अभी आर्या के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। अब आगे वही आर्या किसी के जाने पहचाने टच को महसूस कर खुद के गुस्से को शांत कर उसे आदमी को अपने बड़ों में कस के पड़ते हुए गले लगा लेती है। कोई आस्था जी सामने खड़े दो इंसान को देखकर उनकी आंखें नाम हो जाती है। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए उन आदमी के साथ जो सबसे बुजुर्ग आदमी था उसके पास जाकर उनके गले लगा जाती है। आस्था जी रोते हुए कहती है उसे आदमी से पापा आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है आपको मैं कितनी अकेली थी, मुझे आपकी कितनी याद आई, मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी जब आप मेरे पास कोई नहीं था। सामने खड़ा हुआ आदमी दिग्विजय जायसवाल थे जो कि आस्था जी के फादर थे। यह है इंडिया के मोस्ट फेमस डिजाइनर में से एक थे जिनकी अपनी कंपनियों थी और उनको यह संभालते थे मगर दुनिया से चुप कर उनकी अलग एक पहचान थी। वही अपनी माँ आस्था जी के बटनों को सुनकर आर्य को गिल्ट होता है क्योंकि उसके भाई उसकी माँ के पास नहीं थी मगर वह थी, फिर उसकी माँ को खुद को अकेला महसूस किया।
आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उनके भाइयों के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके आर्य के कितने भाई है, जिसकी इकलौती बहन आर्य है जो सबसे छोटी है, क्यों वो अपने परिवार के साथ नहीं है, ये सब जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। वही उनके बटनों को तुम सामने, वही उनके बातों को सुन। सामने खड़े आस्था जी के पापा यानी कि दिग्विजेंद्र जायसवाल। दिग्विजेंद्र जायसवाल आस्था जी को चुप करवाते हुए बोले, शांत हो जाओ बच्चा, अब तुम्हारे बड़े बच्चों होना और आपको रखने की जरूरत नहीं। आपके दादा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, ना आपको अकेला महसूस होना पड़ेगा। अब तो आपकी प्रिंसेस ही आपके साथ, पैसे रखने का क्या फायदा जब आपके साथ हम दोनों हैं तो। और वैसे भी हमारे प्रिंसेस समझदार और ब्रेव हो गई, आपने देखा ना। यह सब दिग्विजय जी ने आर्य को देखते हुए कहा था। वही आर्य उसे लड़के के अपने भाई अर्जित की तरफ देखकर, जो बिना इमोशन उसकी तरफ ही देख रहा था। वही आर्य इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर अपने इमोशनल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसके इमोशन आज जैसे उसके बस में नहीं थी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। आर्य के आंखों को नम देख अजीत उसे चुप कराकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? आर्य, क्योंकि आपकी याद आए, आपको देखकर खुशी से मेरी आंखें नम हो गई। बाय, अब टेंशन मत लो भैया, सुनकर की खुशी से वजह से आर्य की आंखें नम। तो अजीत अपनी आईब्रो चुराकर बोलना है कि क्यों, हम तो अभी कुछ दिन पहले मिले थे फिर भी। वही आर्या अपने भाई की बटनों को सुन अपने होश में आती है। वह सोचते हैं, भाई के लिए तो मैं उनसे कुछ दिन पहले मिलूं, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि भले ही इतने सालों बाद अपने भाई से मिल रहे मगर उसके भाई के लिए वह तो कुछ दिनों के ही दूर हुआ था। आइए आप जानते हैं अर्जित मल्होत्रा के बारे में। अजीत मल्होत्रा फेमस डिजाइनर थीसिस है, जिनका अपना एक ब्रांड है जिसका नाम आज अर्जित जायसवाल सिंह है। उम्र 28 साल। गोरा रंग, बिहेवियर खड़ूस, एरोगेंट आदमी, सॉफ्ट नेचर। सिर्फ अपनी माँ या सिस्टर के साथ डेट से उनकी बनती नहीं और डैड को यह खुद पसंद नहीं करते। आर्य और अपनी माँ के लिए बस अपने पापा को बर्दाश्त करते हैं, वरना और के भाई उनको तो देखना भी पसंद नहीं करते, खास तौर सबसे बड़ा या सबसे सेकंड वाला यानी अर्जित। इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही। वही त्रिशा और आरती जी अर्जित को देखकर एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि इतने महीना में कभी अर्जित इस घर में नहीं आया था। वह जब भी मिलना होता था वह सा अपनी माँ से जा मिलने, मगर कुछ सुजुकी आरण उसने अपनी माँ से मिलना बंद कर दिया, मगर अपनी बहन से किसी कैफे या होटल में ही मिलता था। कुछ दिनों से उसने तो आगे से भी मिलना बंद कर दिया, क्योंकि त्रिशा का कहने पर आर्या अपने भाई और माँ पर ध्यान नहीं देते थे, ज्यादातर अपने पापा को मनाने की कोशिश, क्या कहे कि प्यार पाने की कोशिश में वह हर वक्त उन लोगों को हर्ट कर दिया करते थे, जिस वजह से उसके भाई को उसके डेट पर गुस्सा आता था। इसलिए उसने कभी भी उनसे मिलने की कोशिश की, ना बात करने की, मगर आर्या अपनी कोशिश जारी रखती रही। आरती जी ने त्रिशा को देखते हैं गुस्से से कहा, यह यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे किसने बुलाया यहाँ पर? तो त्रिशा गुस्से से अपनी मासी को देखते हुए कहती है कि मुझे क्या पता किसने बुलाया, जैसे पूछ रहे जैसे मैं बुलाई और आकर पार्टी का मजा लीजिए। आरती जी चढ़कर कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो? लगता है आर्या गला उसे नैना का दबाया असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। त्रिशा गुस्सा से कहती है, तो मैं भी आपसे कहा सकती हूँ ना, थप्पड़ आपको मारा है और आर्य ने उसका असर आपके घुटनों में हो गया है। कोई एक थप्पड़ खाने से आपका दिमाग घुटनों में तो नहीं आ गया है, जैसे पागल वाली सवाल कर रही है। थोड़ी देर रुक के सामने देख, अभी पता चल जाएगा इसे किसने यहाँ बुलाया है। अभिजीत जी अर्जित को देख गुस्से से कहते हैं, किसने इसे यहाँ बुलाया? आर्य बुलाया भाई को यहाँ पर। आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसमें मेरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। बात बात पर ऐसे विलन वाले लुक देना बंद करिए। वैसे ही घर में विलन की कमी नहीं और एक और को देखने की मेरी इच्छा नहीं। वैसे भी इस उम्र में इतना हाइपर होना अच्छी बात नहीं। आपकी सेहत के पता चले थोड़ी सी संसस ऊपर नीचे हुई और आप सीधा यमदूत को प्यार हो गए। यह सुनने के बाद तो अपनी बहन को अर्जित शौक होके देख रहे थे कि कैसे अपने डैड को ऐसे बोले, जो कभी उनसे उसके लिए लड़ती थी आज उन्हें ही ऐसे बोल रही है। सिर्फ उसके लिए ही देखकर अर्जित खुश हो जाता है। उसकी बहन के लिए अब वह भी मायने रखते लगा, ना कि वह लोग जो उसकी फिक्र नहीं करते। कितना समझाते के बाद उसकी बातों को माने लगी थी, यह सोचकर अर्जित बहुत खुश था। अभिजीत जी इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें तमीज नहीं? तुम कैसे अपने पिता के मरने की ख्वाहिश कर रहे, इतने भी तमीज और लाजवाब भूल गई हो? तुम मेरे मरने की ख्वाहिश कर रही हो, इसलिए तो मैं पाल पोस्ट की बड़ा किया था मैंने, ताकि तुम मेरे मरने की कोशिश कर तो कर, सबके सामने जैसे जलील कर सको। कहने में भी शर्म आ रही है मुझे आर्या सैम टू यू, मुझे भी आपके लिए ऐसे फीलिंग। अरे मुझे भी आपको डेट कहने में कोई खुशी नहीं होती है मिस्टर मल्होत्रा। वैसे आपको याद ना होता मैं बता दूं, वैसे भी इस उम्र में याददाश्त बहुत कमजोर होती है कि आपने यह बात किसी से कही थी और आपका भी जवाब ही था, तो आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा? जैसा बोगे वैसा पाओगे, वही आज आपके साथ हो रहा है। क्या था तो आज आपको दूसरे खुद के लिए उम्मीद कैसे कर सकते? आपके बच्चे आपसे अच्छा व्यवहार करें और आपको रिस्पेक्ट दे। याद दिलाओ कैसे अपने दादू से कंपनी की डील, कंपनी के मालिकाना होने का हक लिया था कि औरतों के लिए अपने दादू से कैसे बात की थी पूरे ऑफिस के सामने, भूल गए आप? या याद दिलाओ मैं आपको वैसे ही आपकी बेइज्जती करके? आर्या को सुन जा अभिजीत जी की आंखें अब शर्म से झुकी हुई थी। वही इंटेक्स के तहत देख रहा था, वह कोई और नहीं मृत्युंजय और आर्य का भाई थे। आर्य को चुप करते बोलता है, बेटा ऐसे मत बोलो, तुम्हारे दादा है, आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, भले हो कैसे भी, मगर आपकी डेड है। माँ की बातों को सुन आर्य उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मैं यह नहीं बोली कि वह मेरे डैडी, मगर यह भूल चुके हैं कि मेरे डैडी तो अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। आज से और अभी से मैं सभी के समाने से ऐलान करती हूँ कि मेरा मिस्टर मल्होत्रा से कोई रिश्ता नहीं है, ना खून का भले ही रिश्ता हो, मगर दिल से कभी भी आज से, और ना उनके साथ मेरा नाम जुड़ेगा। अपनी पत्नी को किसी दूसरी औरत के इल्जाम लगाने पर छोड़ सकता है, वह मेरे डेट नहीं हो सकते जो आदमी दूसरों के बच्चों के लिए मेरे भाई को इस घर से निकाल सकते हूँ। मेरे डैड नहीं हो सकते जो आदमी एक लड़की की वजह से मेरे भाई को ही घर से थे नकल कर सकते, अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं। वह मेरे डैड नहीं हो सकते जो आदमी एक दूसरे औरत के लिए मेरी माँ पर गंदे इल्जाम लगा है, वह मेरा डेट नहीं हो सकते। सबके सामने, पूरी कंपनी के सामने मेरे दादू को बेइज्जत करें,
वह मेरा डेट तो क्या किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति और किसी के पापा कहने के लायक नहीं, क्योंकि वह किसी के डेट कहाँ हो सकते हो। जो आदमी अपने बच्चों के लिए स्टैंड ना ले, पर जो आदमी बच्चनम को अपने प्रोडक्ट ना कर पाए, वह किस हक से डेट कहने लायक हो सकते, आप बता सकती है? आपके पास इसका जवाब तो मुझे दीजिए। पैसे के लिए आपने दादू के साथ वह सब कहना, वह प्रॉपर्टी देखने एक दिन आपको लेकर डोबी करी। मेरा वादा है आपसे, एक दिन यही प्रॉपर्टी को मैं आपसे छीन के आपको वहां पहुंचाऊंगी जहां आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, नाम के रिश्तेदार ना आपका खुद का परिवार। यह मेरा वादा है। तब आप पछताने के अलावा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जितना दर्द आपने हम सबको देना उसके अंदर परसेंट अभी तो आपको मिला नहीं। आपको इतनी दर्द दूंगी ना, देखना क्या खुद फर्स्ट आएंगे। क्यों आपने बाहर वालों के लिए अपनों का दिल तोड़ा? क्यों आपने उनका साथ नहीं दिया? क्यों किसी के लिए अपने परिवार को छोड़ा? पानी के लिए तड़पेंगे, मगर यह मेरा वादा है। मगर आपको तब तक इस परिवार में हर एक उसे दर्द की तकलीफ कोई एहसास ना कर दे जो आपने हम सबको दिया। यह आर्य जायसवाल सिंह का वादा है। पार्टी इज ओवर, आप लोग यहाँ से जा सकते। मेरी 5 बर्थडे पार्टी में आने के लिए आपका शुक्रिया। बातें किसी ने सी या न्यूज़पेपर में मुझे छुपी में मिली तो आखिरी वार्निंग भी नहीं मिलेगी उसे इंसान को इस दुनिया से मुझे मिटाने में। समझ में आए बात? यह मेरा खबर न्यूज में छपेगी, इसी की पेपर में और इस न्यूज चैनल पर, जिस पर वह न्यूज आएगी हमारे परिवार के लिए। उसे मीडिया वालों को देखकर गई थी जो आर्य और उसके सारी बातों को रिकॉर्ड करने में लगे थे, जैसे कि आज उन्हें कोई बड़ा ही मजेदार कार्यक्रम मिल गया हूँ अपने न्यूज एजेंसी को और अपने चैनल के रेटिंग को बढ़ाने के लिए। बाकी सब मेहमानों की नजर आने पर जाती है, जो गुस्से से सभी को अपनी लाल आंखों से का जाने वाली नजर जैसे अभी जलाकर रख कर दे कि सबको अगर कल किसी ने न्यूज में गलती से छपने यह देखकर सभी डर जाते हैं और अपने कमरे में नीचे कर लेते हैं। वही सभी ऐसे कमरे नीचे करते देखा। रॉकी कहाँ हो? वही एक आवाज में आने के देने पर एक 26 से 27 साल का लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वही एक लड़के को ऐसे अपनी से छोटी लड़की की आवाज देने पैसे खड़ा हो तो देख सब चौंक जाते, मगर हर का औरत देखकर किसी बड़े आदमी से कमम नहीं लगा रहा था। जब मैं करर हो 26 से 27 साल की लगा रही थी, वह वही आर्य के बुलाने पर रोक के आगे बोलना है जी मैं तो। अरे सभी मीडिया वालों की और इशारा करते हुए कहती, इनके हाथों से कैमरा लेकर सारी फुटेज और फोटो डिलीट कर देना। न्यूज़पेपर के सारे जितने भी हैं मौजूद थे उनके आईडी लेकर नोट कर लेना, उन पर नजर रखना। अगर गलती से भी किसी ने कुछ भी छपने की कोशिश की, इनका परिवार सहित उनके बर्बादी कर देना। समझ में आई बात? और उसने एजेंसी के भी जिसने हमारे बड़े में छपने की कोशिश की, उन्हें भी पता चलना चाहिए। आर्य जायसवाल के मना करने के बाद भी उसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? क्या उन लोगों के साथ देखकर कोई उसे डर और ख्वाब से दूरी बना रहा था, या कोई नफरत उसे देखकर आता? मगर को उसे आज इस रूप में देखकर उसके लिए दीवाना अर्जुन उसकी आंखों में झलक रहती है। कोई नहीं मृत्युंजय जाता, मगर आने वाले वक्त में पता नहीं मृत्युंजय की है दीवानगी कहाँ उसे ले जाएगी। आर्य के उसके पास लेगी उसे दूर, अपनी इंटेंस नजरों को उसे पर का हुए खुद से कई और ऑन माय डेविल एंजल, तुम पर मेरा हक होगा एंजल, क्योंकि यह आर्य जायसवाल इस डेविल को भाग गई है और डेविल की चीज जो एक बार उसे भाग जाए उसे कोई भी उसे दूर नहीं कर सकता। तुम खुद भी नहीं, मैं डेविल एंजल, क्योंकि तुम अब इस डेविल की क्वीन बनोगी, चाहे मर्जी से या जबरदस्ती से। जो भी तुम्हें इस डेविल से अलग करेगा, डेविल उसकी दुनिया ही तबाह कर देगा। तुम्हें दर्द देना का, तुम्हारी आंसू, तुम्हारी खुशी तुम्हारे नाम के सिर्फ डेविल का हक होगा, यानी मृत्युंजय शेरगिल का। पार्टी खत्म होने के बाद चेकिंग फैमिली शेरगिल विला चले जाते हैं और मृत्युंजय अपने विला चला जाता है। उसके साथ उसका दोस्त विपुल भी जाता है। वही मृत्युंजय के बेला में एक अजीब सी शांति पाश्चरी थी जो हमेशा रहती थी, मगर वही मृत्युंजय के कमरे में कुछ अलग ही चल रहा था। मृत्युंजय इस वक्त चैन से सोने की जगह अपने बालकनी में खड़ा हुआ सिगरेट के कष्ट पर कष्ट लिए जा रहा था। चारों तरफ दुआ ही था। कमरे में बालकनी में खड़े होकर एक तक चंदत को देख कर आता है, जिसमें आज पता नहीं उसे चांद में किसी और कक्षा नजर आ रहा था जो कभी भी उसके साथ नहीं हो। आज उसका माँ और दिल दोनों बेचैन था। जो उसकी जिंदगी में शांति थी जैसे कहीं चली गई थी, जो एक सुकून नहीं था वह आर्य को देखकर उसको मिल रहा था, जो अब नहीं थी। उसको दिल में बेचैनी हो रही थी तब से जब से मृत्युंजय मल्होत्रा मेंशन से आए, तो उसके दिल में अब बेचैनी थी, क्योंकि आज उसने ये रखा वह नया रूप दिखा जो कभी भी नहीं देखा है। उसके पुराने लोग से कभी भी इतना अट्रैक्ट नहीं हो जितना आज उसकी यह लुक से देख कर उसके दिल तब से जब से मृत्युंजय मल्होत्रा मेंशन से आए, तो उसके दिल में अब बेचैनी थी, क्योंकि आज उसने आ रखा वह नया रूप देखा जो कभी भी नहीं देखा है। उसके पुराने लोग से कभी भी इतना अट्रैक्ट नहीं हो जितना आज उसकी यह लोग से देखकर उसके दिल में हलचल हुई, जिसे वह करने को तैयार नहीं था। अरे नाच, पूरे दिन मृत्युंजय को एक बार भी नहीं देखे जब से वह उसके कमरे में से आए। मृत्युंजय के दरवाजे को खोल के कमरे में उसके कोई आया, मगर सिगरेट के इतना दुआ होने की वजह से वह सब खास नहीं लगा और मृत्युंजय को चिल्लाते हुए कहा, यह क्या फा गमिला बना रखा है यहाँ पर, इतना कौन सी ग्रेड पिता है? पागल इंसान, खुद तो ऊपर पहुंचेगी दूसरों को भी ऊपर पहुंच जाएगा। मैं मृत्युंजय अपने दोस्त यानी विपुल जो उसके कमरे में आया था, उसकी लाइट कमरे की जलती हुई देखकर वहीं उसकी बातों को सुनकर मृत्युंजय उसे घर कर देखते हो तो विपुल उसे डांट दिखाते हो कहता, सॉरी सॉरी मैं तो भूल गया, तो तुझे कहाँ कुछ होने वाला है, तू तो डेविल है, तू तो अमर है साले, मगर कभी तो इस प्यार मासूम से दोस्त का सोच लिया कर, इतना निर्दय क्यों बनाया बे साले? मेरी तो शादी भी नहीं हुई ना मेरे बच्चे हुए, मुझे कुंवारे करने का इरादा है। मैं विपुल अपनी धुन में बोला ही जाता, मगर मृत्युंजय की बातों को सुन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह आंखें फाड़े मृत्युंजय को देखने के लिए फिर से उसे, जैसे जो उसने अभी बोल रहा है सच बोला हो इस नहीं बोला। उसे पूछते, क्या तूने जो अभी का वह मैंने सही सुना? मृत्युंजय विपुल को देखकर कहता है, मैंने भाई का जो तूने सुना, अब आगे बात क्या? मेरी इस नॉवेल को लाइक कमेंट और सपोर्ट अपना देना ना बोले प्लीज रीडर्स। क्या करेंगे? अरे अभिजीत के साथ क्या कर था कंपनी में? अभिजीत जी ने अपने डेट के साथ क्या मृत्युंजय बन गया है? आर्य के लिए कोई खतरा आखिर क्या? पूछा विपुल से मृत्युंजय ने सवाल।